हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएच स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5 यानी कि 10th क्लास के मैथ की प्रश्नावली 5.2। जिससे पिछली वीडियो में हमने 5.2 के कुछ सवाल करा दिए थे, तो वीडियो लंबी होने की वजह से उसको वहीं रोक दिया था। उससे आगे के सवाल आज हम कवर करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 5.2 के जो शेष सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं किताब करा रहा हूं 10th क्लास की मैथ की, ये एनसीईआरटी वाली, जो एनसीईआरटी का मैथ है सरकारी वाला, उस मैथ को हम करा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए लागू होता है। इससे पहले आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो देखी तो पहले मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वीडियो को देख लीजिए। इससे पहला जो भाग है जिसमें शुरू के 6 सवाल किए गए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, इसका 7वां सवाल है इस वीडियो का पहला सवाल, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखो 16वें पद को हम क्या लिखेंगे, मैंने जितना भी अगर कुछ आगे का लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि वो वीडियो में पिछली वीडियो में उसको समझा चुका हूं। तो 11वां पद है, तो 11वें पद को हम लिखेंगे A11 है। तो A11 बराबर कितना है 38। ठीक है, अब A11 को मैंने बताया था कि A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D। एक डी कम करके लिख देते हैं, तो ये A + 10D हो गया हमारा 11वां पद बराबर 38। समीकरण नंबर फर्स्ट ये हो गया यहां तक। अब दोबारा में कहा है 16वां पद, तो 16वें पद को हम लिख सकते हैं A16। तो A16 कितना है 73। तो A16 को हम क्या लिखेंगे A + 15D, एक डी कम करके बराबर 73। समीकरण नंबर सेकंड हो गई। तो आप अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से विलोपन विधि लगा करके A और D के मान निकाल लेंगे। हमें पता है, आप इससे पिछली वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है या आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। इससे पहले आप इससे पिछली वीडियो और जो समांतर श्रेणी का बेसिक है वो आप एक बार जरूर देखिएगा, वरना ये सवाल जो है थोड़ा समझ में नहीं आएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट अब आगे बढ़ चुका है। अब देखो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट क्या है A + 10D और सेकंड A + 10D बराबर 38 और सेकंड है A + 15D बराबर 73। देखो विलोपन विधि आपने अच्छे से सीखी होगी। बाकी मेरी पिछली वीडियोस में जो विलोपन विधि वाला चैप्टर है वहां है, आप देख लेना। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस घटाने पर, ए से ए घट जाएगा, 10D में से 15D गया तो माइनस का 5D बचा। 38 में से 73 गया, कितना बचा, 13 में से 8 गया 5 बचा, और 6 में से 3 गया 3 बचा। यानी कि 38 में से 73, 73 में से 38 गया तो माइनस का 35 बचा। तो डी का मान हम निकालेंगे तो माइनस के 35 के बटे में जाएंगे माइनस के 5, 5 × 7 = 35, यानी कि डी का मान कितना आया 7। अब डी का मान 7 आ गया तो डी का मान आप एक समीकरण में रख के ए का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से कह सकते हैं हम, तो A + 10D, A + 10D बराबर कितना है 38। तो A + 10 गुणा D का मान कितना 7 बराबर 38। A + 10 × 7 = 70 बराबर 38। तो D का मान ये जो 70 है, 70 प्लस के कोई माइनस के जाएंगे तो A बराबर हो जाएगा 38 - 70। तो A बराबर बचा आपका माइनस के 32। 70 में से 38 के 32 बचे, अब माइनस वाली संख्या बढ़ी तो माइनस के 32 बचे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 11वां पद, हमें निकालना है 11वां पद। तो A11 निकालना है हमें, सॉरी एक मिनट, हमें निकालना है 31वां पद। 11वां पद तो दे रखा है, हमें 31वां पद निकालना है। तो हम लिखेंगे A31। तो A31 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था जो भी पद निकालते हैं हम उसका एक डी कम लगाते हैं। तो हम लिखेंगे A + 30D। तो A31 बराबर, देखो A का मान कितना माइनस के 32 प्लस 30 गुणा D का मान कितना 7, ये है निकला हुआ। तो माइनस के 32 प्लस 3 × 7 = 21, यानी कि 210। तो 210 में से 32 गए, कितने बचे, देखो 10 में से 0 गया 8 बचे, 2 गए 8 बचे, रह गए 9, सॉरी एक इधर को चला गया 0 रह गया, 10 में से 3 गए 7 बचे, और यहाँ पे 1 रह गया, 1 का 1 ही, यानी कि 178। A31 का मतलब है 31वां पद जो होगा हमारा वो 178 होगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद अगला सवाल देखें। इसके बाद देखें 8वां सवाल। 8वां सवाल है, एक एपी में 50 पद है। कितने पद है 50। जो पदों की संख्या होती है उसे हम शो करते हैं n से। इसका मतलब इस श्रेणी में जो है एपी का मतलब है समांतर श्रेणी, इसको समांतर श्रेणी को हम एपी भी कहते हैं। तो इसमें कितने पद है 50 पद है। तो 50 पद है, n बराबर हो गया 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तो तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं A3। फिर वो सवाल पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। A3 12 है और बलवन A3 12 है, तो इसको एक बार और लिख लो कि A + 2D, A + 2D बराबर 12 है। समीकरण नंबर फर्स्ट।
और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या, अंतिम पद, अरे भाई अंतिम पद का मतलब है कि 50 पद है तो 50वां ही पद। अंतिम पद का मतलब है जब 50 पद है तो 50वां ही पद। तो अंतिम पद को वैसे हम लास्ट पद एल से लिखते हैं। अब 50वां पद हमें पता है तो A50 लिखेंगे। 50वां पद कितना है, 106। अंतिम पद 106 है और 50 पद है, तो इसका मतलब 50वां पद 106 है। अब इसका 29वां पद ज्ञात करना, तो देखो 50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 49B। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे दूसरी समीकरण। अब 29वां पद निकालना है तो पहले हम A और D के मान निकाल लेंगे। अगर A और D के मान हमारे पास निकल आते हैं तो फिर हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं जो चाहें। तो पहले हम समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट है A प्लस 2D बराबर 12 और समीकरण सेकंड है A प्लस 49D बराबर 106। देखो यहां घटाने पर लिखेंगे माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 49D में से 2D गए तो माइनस के 47D बचे, ये तो भाई। अब 106 में से 12 गए तो कितने बचे, 106 में से 12 गए तो 94 बचे, वो भी माइनस के, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस कर चुके हैं घटाने पर लिखने के लिए। तो डी का जब हम मान निकालेंगे तो 94 के बटे में जाएंगे माइनस के 47, तो 47 दूनी 94, डी बराबर कितना है 2। अब डी का मान हम कहीं भी रख के ए का मान निकाल लेंगे। ये समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट है A प्लस 2D बराबर 12, तो A प्लस 2 गुणा डी का मान कितना आया 2 बराबर 12। देखो A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, प्लस के 4 जाएंगे माइनस के 4, तो A बराबर कितना आ गया 12 में 4 में 8 बची गई। अब A का मान 8 आ गया, D का मान 2 आ गया। तो अब इससे क्या करेंगे, इसका 29वां पद याद करो। तो 29वां पद निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, देखो 29वें पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 28D। A का मान 8 प्लस 28 गुणा D का मान कितना है, ये D 28D का मतलब है D गुणा में है 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 64, इसका मतलब A 29, यानी कि 29वां जो पद आया वो आया आपका 64। ठीक है, यहां तक आप क्लियर कीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखें। इसके बाद अगला नवा सवाल है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और माइनस के 8 हैं। कौन कौन से, तीसरा पद 4 क्रम से कहा है तो पहले वाले के लिए पहले वाले की बात होगी, दूसरे वाले के लिए दूसरे वाले की बात होगी। पहला यानी कि तीसरा पद है, तीसरे पद है 4 और 9वां पद है माइनस का 8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि शून्य जो है कौन सा। इस तरीके से जब ये मान लो 9वें पद तक हम माइनस के 8 में हैं तो 4 से जब घटे होंगे तो कहीं ना कहीं 0 आया होगा। तो ये कह रहा है कौन सा पद होगा 0। तो देखो पहले लिखते हैं हम तीसरा पद, दिया है तीसरा, तो A3 कितना है 4, A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण नंबर 1। पहले यहां तक करें। फिर नवा पद कहा है तो नवे पद को लिखते हैं हम A9 और कितना है माइनस का 8, तो A प्लस 8D लिख देंगे, क्योंकि 9 को हम 8D लिख सकते हैं बराबर माइनस का 8। समीकरण नंबर ये हो गई दूसरी, 2 समीकरण हो गई। अब तीसरा और नवे पद के लिए 2 समीकरण हो गई। इसका कौन सा पद शून्य है ये बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ से A और D के मान निकालने। मैंने कहा था A और D के अगर हम हमारे मान निकाल लेते हैं फिर सारे मान हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट है A प्लस 2D बराबर 4 और समीकरण सेकंड है A प्लस 8D बराबर माइनस के 8। वही घटाने पर करेंगे क्योंकि हमें 1 काटना है यहाँ से। अब यहाँ माइनस तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ये तो आपने विलोपन विधि अच्छे से पढ़ी होगी। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो देखें, उसके बाद आप विलोपन विधि वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर को देखें प्रश्नावली, उसी प्रश्नावली को आप जाकर के वीडियो देख लें एक बार, आपको समझ आ जाएगा। देखो 6 में 8 में से 2 गए माइनस के 6 बचे, 6D बराबर 6 8 और 4 12 बचे, 8 और 4 12 क्योंकि ये प्लस का हो चुका है। D बराबर 12 बटे माइनस का 6, तो D बराबर 6 दूनी 12, यानी कि D बराबर कितना आया माइनस का 2। अब D बराबर माइनस का 2 आया तो कोई सी समीकरण में रख के एक निकाल लो, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो समीकरण फर्स्ट ही रख लेते हैं A प्लस 2D, ये फर्स्ट समीकरण के लिखा है मैंने। तो A प्लस 2 गुणा D का मान माइनस के 2 बराबर 4, तो A 2 दूनी देखो माइनस के 4 हो जाएंगे, जब 2 की गुणा माइनस के 2 होगी तो माइनस के 4 बराबर 4, माइनस के 4 हो जाएंगे प्लस के 4, तो A बराबर आ गया 4 और 4 8। A का मान 8 आ गया और D का मान कितना आ गया -2। अब सवाल में कहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो भाई हमें पद निकालना है कौन सा शून्य होगा। तो हमने मान लिया कि माना n वां पद शून्य है, n वां पद शून्य है, चलो 0 लिख देता हूं, शून्य है, माना n वां पद शून्य है। तो n वें पद का सूत्र क्या होता है, देखो पिछली एक्सरसाइज का है ये, मतलब इसी एक्सरसाइज का थ्रू के सवालों का पहले पार्ट का।
ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद होता है ये, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। हमने कहा है, मान लिया हमने ए एनवा पद जो है एनवा पद शून्य है, तो यहाँ रखेंगे हम शून्य। तो ए का मान कितना है 8 प्लस एन निकालना है कौन सा पद है, और डी का मान है -2। देखो 0 बराबर 8, -2 की जब एन से गुणा होगी तो -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 0 बराबर 8 में से और 2 जुड़ेंगे, देखो 2 जुड़ेंगे, ये 8 और 2 हो जाएगा 10, -2n, माइनस के 2n इधर आएंगे, प्लस के 2n हो जाएंगे और बराबर 10। अब जब हम 10 का मान निकालेंगे तो n का मान निकालेंगे तो 10 के बटे में जाएंगे 2, तो n बराबर 2 पंजे 10, यानी कि n का मान कितना आया 5। तो इसके सवाल के कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो पांचवा पद होगा इस श्रेणी में, जो पांचवा पद होगा वो हमारा शून्य होगा, बस यही हमें निकालना था इसमें। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखें। इसके बाद देखें 10वां सवाल है अगला, किसी एपी मतलब वही समांतर श्रेणी में लिख दिया है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां जो पद है 10वें पद से 7 अधिक है 17वां पद, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। सारवांतर का मतलब पता ही है आपको, सारवांतर होता है डी, जो हमें ज्ञात करना है। यानी कि जो 17वां पद है, सवाल लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और लिखेंगे। देखो किसी एपी का 17वां पद लिखें A17, ठीक है। जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 10वें पद में अगर हम 7 अधिक का मतलब 7 जोड़ दें तो वो 17वें पद के बराबर होगा, यानी कि बराबर है, यानी कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां जो पद है 10वें पद से 7 अधिक का मतलब है 10वें पद में अगर हम 7 जोड़ दें तो 17वें पद के बराबर हो जाएगा। तो हमने लिखा A17 जो है 10वें पद में 7 जोड़ने पर उसके बराबर हो जाएगा। तभी तो कहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखें A का मान A17 क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 16D, बिल्कुल 2 लाइनों का सवाल है। और A10 लिख सकते हैं हम A प्लस 9D। ये तो आपको समझ आ रहा होगा, हर बार एक डी कम कर देते हैं और जोड़ देते हैं, प्लस ये 7 ऐसा ही। अब देखो प्लस का ए इधर है, प्लस का ए इधर है, बराबर में जब एक जैसे निशान होते हैं प्लस में होते हैं तो कट जाते हैं। 16D, अब प्लस का 9D इधर आएगा, माइनस का 9D हो जाएगा बराबर 7। तो 9D में से 16D में से 9D गया, 7D बचा बराबर 7। तो D बराबर 7/7, ये वाला बटे में जाएगा 7 ही कम, तो D बराबर आ गया भाई। इसका मतलब सारवांतर इसका कितना था, 1 था, यही हमें निकालना है बिल्कुल सिंपल वे में। चलो इसके बाद 11वां सवाल देखिए। अगला सवाल देखें, एपी है यानी समांतर श्रेणी है ये 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी कि 54वां जो पद है उससे 132 अधिक है, कौन सा पद होगा ऐसा जो 132 अधिक है 54वें से भी। तो देखो पहले एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं इसमें ए और डी कैसे कैसे है। देखो डॉट डॉट करके है तो ए बराबर हो गया हमारा ये 3, पहला पद ए है तो पहला पद शुरू में 3 हो गया, और डी क्या होता है जस्ट पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो, यानी कि 15 - 3, 15 में से 3 गया, डी बराबर बचा 12। आप 39 में से 27 घटा सकते हैं, 27 में से 15 घटा सकते हैं, पीछे वाली संख्या में से जस्ट आगे वाली संख्या घटाएंगे तो हमें हमारा सारवांतर निकल आएगा। तो डी बराबर 12, ए बराबर 3। अब ज्ञात क्या करना है, यहां समझे 54वें पद से 132 अधिक है, हमने कहा एनवा पद है, माना एनवा पद है कि एन जो एनवा पद है हमारा वो 54वें पद से, 54 का मतलब है A54 से 132 अधिक है, यानी कि एन का मान तो हमें निकालना है ही। तो हमने मान लिया कि जो एनवा पद है, एन का जो एनवा जो पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है, एनवा जो पद है 54वें पद से 132 अधिक है। तो ए एन बराबर क्या होता है, देखो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, और इधर क्या लिख सकते हैं A54 को हम ए प्लस 53D और प्लस 132। भाई यहाँ पे देखें, अगर ध्यान से हम देखें तो डी ए से ए कट रहा है, कट जाएगा ए से ए, और n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी का मान कितना है 12, तो 12 लगा देंगे यहाँ पे बिल्कुल, और बराबर 53 गुणा 12 प्लस 132। 12 की n से गुणा करेंगे 12n माइनस 12 एकम 12 बराबर 12 3 36 के 6, 12 5 60 और 3 63, 636 प्लस 132। माइनस के 12 भी जब उधर जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे भाई, तो 636 और 132 कितने हो गए, 6 और 1 7,
3 3 6 6 2 8 और प्लस के ये 12, तो ये 12 n बराबर हो जाएगा आपका 780। 768 और 12 780, और जब n का मान हम निकालेंगे तो 768 के बटे में जाएंगे ये वाले 12, तो n बराबर आएगा आपका 12 छंग 72 बचे 4 48 12 चौक 48, n बराबर 64। इसका मतलब ये हो गया जो 64वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखो दोबारा समझे, मैंने a का मान निकाला, वैसे तो यूज नहीं हुआ है इसका, फिर d का निकाला, nवां पद माना, तो nवां पद जो है वो माना हमने कि 54वें पद से 132 अधिक है, 54वां पद ये रख दिया, 132 ऐसे ही, और an बराबर आपको पता ही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a सही कट गया, d का मान 12 है, 12 के n से गुणा करी 12n, 12 कम 12, इन दोनों गुणा करी 6 तो 36 और 132, 132 6 36 768, माइनस के 12 कर गए प्लस के 12 780 हो गए, ये दोनों जुड़ गए, और जब हमने n से भाग करी 780 को, सॉरी 780 है ये मिस्टेक हो गया, 780 है, 780 बटे 12, तो 12 छंग 72 बचे कितने 6 60 12 पंजे 60 65 आएगा इसका अंदर, उसके लिए सॉरी भाई, हमने ध्यान दीजिए 768 लिख दिया था, तो 780 के बटे में जब 12 जाएंगे तो ये 65 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। अगला सवाल है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। राइटिंग थोड़ा, मैंने सवाल जल्दी लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आप किताब लेके बैठ सकते हैं, उसमें सेम सवाल लिखे हुए हैं। तो दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, डी का मान समान है, यानी कि ऐसा मतलब दो श्रेणी है हमारी, तो मान लो एक में अगर हम डी, अगर डी है तो दूसरे में हमारा डी ही है, डी बराबर है डी के, या कहते हैं D1 बराबर है D2 के, तो ये बराबर हो गए डी के। तो समांतर श्रेणी में हमारे दोनों में डी का मान समान है, यहां तक क्लियर हो गया। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर, तो भाई ऐसा कहो, पहली श्रेणी का 100वां पद हम मान लेते हैं a डैश 100, और दूसरी श्रेणी का मान लेते हैं हम a 100, पहली को हमने डैश कह दिया और दूसरी को 100 कह दिया, मतलब बिना डैश के कह दिया, तो ये पहली श्रेणी का 100वां पद है, ये दूसरी श्रेणी का 100वां पद है, और इनका अंतर कितना है 100, 100 पदों का अंतर कितना है 100। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे लिख सकते हैं हम क्या a1 पहली श्रेणी के लिए a1 प्लस 99d माइनस यहां पर पहली श्रेणी का दूसरी श्रेणी के लिए a2 प्लस 99d। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो a1 है, यहाँ पर a2 है, अलग अलग श्रेणियों के लिए d दोनों जगह समान, क्यों, क्योंकि दोनों सार्वंतर समान है। ये चाहे तो लिख दें माना, आप पहले ये लिखते हैं माना पहला पद a1 व a2 है, a1 व a2, यानी पहली श्रेणी के लिए a1 और दूसरी श्रेणी के लिए पहला पद a2। तो पहली श्रेणी के लिए 100वां पद a प्लस 99d, और दूसरी श्रेणी के लिए 100वां पद a2 प्लस 99d बराबर 100। अब देखो 99d a प्लस 99d, इस तरीके से अंतर के लिए माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, a1 प्लस 99d माइनस का a2 प्लस माइनस माइनस 99d बराबर 100। देखो 99d से 99d कट जाएगा, कुल मिलाकर a1 माइनस a2 बराबर आया कितना हमारा 100, ये आया 100। a1 a2 की जगह हम अपना आराम से 100 रख देंगे। अब बात आती है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। सवाल बड़ा नहीं है बिल्कुल भी, 1000 या 100वें पद को देख करके कुछ दिक्कत होगा भी नहीं। देखो अब इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000 पद देख लो, देखो क्या लिखो 1000वें पद, 1000वें पद, तो देखो इसे लिखेंगे हम a डैश 1000 माइनस a 1000, इनका अंतर हमें बताना है। तो देखो क्या है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, पहले पद है तो a1 प्लस 999d, बिल्कुल ठीक है, माइनस a2 प्लस 999d, बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, a1 प्लस 999d और a2 प्लस 999d, ये पहली श्रेणी का 1000 पद है, ये दूसरी श्रेणी का 1000 पद है। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा है क्योंकि शुरू में माइनस है, ये माइनस अंदर गुणा करेगा, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस जो है अंदर जाएगा और दोनों को माइनस करेगा, a2 को भी और माइनस 999d को भी, माइनस के 999d से प्लस का 999d कटेगा। अब a1 माइनस a2 बचा। अब आपको पता है समीकरण अगर हम फर्स्ट कहें तो समीकरण फर्स्ट में a1 माइनस a2 कितना है 100, तो यहाँ भी तो a1 माइनस a2 लिखा पड़ा है, तो चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 माइनस a2 बराबर है भाई 100, तो इसका मतलब 1000वें पदों का अंतर भी, 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, जितना अंतर है उतना ही रहेगा, क्योंकि सार्वंतर तो है ही नहीं कुछ भी, इसलिए। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी।
वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये सब कारण। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये सवाल इस तरीके का सवाल कभी कभी मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो इस सवाल में है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से कट सकती हैं। तो पहले आप यहां देखें कि 3 अंकों की जो संख्या है वो शुरू कहां से होती है। देखो 3 अंकों की जो संख्या शुरू होती है वो होती है 100 से शुरू। संख्या कहां शुरू होती है 100 से, क्योंकि 100 से नीचे 99 आता तो वो तो 2 अंकों की होगी ना, तो 100 से शुरू होती है। चलो ये लिखा मैंने 100। तो 7 से विभाज्य है कितनी संख्या 7 से विभाज्य। अब 100 तो 7 से विभाज्य है ही नहीं, तो फिर 7 से विभाज्य कौन सी संख्या है, यानी कि अगर मैं 7 से काटूं तो कौन सी संख्या है 100 जो 7 से विभाज्य है 100 के करीब है। तो देखो ऐसी 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 कंडीशन में हम 100 को भाग कर लेंगे 7 से, 7 ही कम 7 बचे 3, 30, 7 चौक 28, बचे कितने 2 बचे। तो इसका मतलब 2 शेष आ रहा है। तो हमें 2 के लिए इनको 7 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा +5 करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 105 हो गया। 105 3 अंकों की पहली संख्या है जो कटेगी 7 से, क्योंकि 105 से और कोई सी छोटी ऐसी संख्या नहीं है 3 अंकों की जो 7 से कटे। फिर 98 है वो 2 अंकों की हो जाएगी। तो पहली संख्या ये हो गई, फिर इसमें 7 जोड़ दो तो ये हो गई 112, फिर 7 जोड़ दो तो 119, ऐसे डॉट डॉट करते करते। अब 3 अंकों की संख्या का लास्ट का होता है भाई 999 पे, क्योंकि 999 के बाद तो फिर 4 अंकों की 1000 हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। लेकिन 999 7 से नहीं कटता, तो इसको भी फिर 7 से काटने के लिए बनाओ। देखो 7 ही कम 7 बचे 2, 29, 7 चौक 28, बचा 1, 19, 7 दूनी 14, बचे 5। अब भाई 5 बचे ये, अब 5 शेष पर बचे। अगर हम 5 को 7 बनाते तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए 5 इसमें से घटाए तो कर दो 994। इसमें जोड़ते हैं इसमें घटाते हैं, क्योंकि इसमें अगर जोड़ेंगे तो आगे पहुंच जाएगी, इसमें घटाएंगे तो पीछे पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर ये हुआ, ये हमारी संख्या 7 से कटेगी। ठीक है, अब बात ये बनती है कि पहला पद 105 है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और लास्ट पद है हमारे पास 994। तो ये सब 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य संख्या है, 3 अंकों की। इसी के बीच और भी संख्या है। तो इसमें आप कितनी संख्या है पहले 1 2 3 4 ऐसे हो गई, तो 994। तो कितनी संख्या है ऐसी जो 7 से कटे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम n का मान निकाल देंगे। सिंपल सी बात है, हमारे पास a बराबर है 105 और d बराबर है 112 में से घटा देंगे 105। 112 में से 105 गए, ये 7 बचे। a का मान है, d का मान है हमारे पास, और देखो लास्ट पद कितना है हमारे पास। लास्ट पद है हमारे पास 994, यानी कि अंतिम पद 994 है। देखो हर एक सवाल जो होता है पिछले सवाल से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये सवाल अगर कुछ कम समझ में आ रहे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप 5.2 का जो इससे पहली वीडियो है वो जरूर देख लें। उसमें बिल्कुल शुरू से बेसिक से पढ़ाया है मैंने कि ये कहाँ से ये n पद में लगाने वाला हूँ, लास्ट पद जो होता है हमारा। अब मैं लास्ट पद लिखूंगा क्योंकि लास्ट में 994 रखे हैं, तो लास्ट पद का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसलिए ये सब कुछ पीछे बताया हुआ है। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो लास्ट पद रखा है 994, तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n बराबर और an बराबर एक ही सूत्र होता है। तो l का मान कितना है 994 बराबर a का मान कितना है 105, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7। देखो 994 बराबर 105 प्लस 7 की n से गुणा करेंगे 7n माइनस 7 ही कम 7। 994 बराबर 105 में 7 गए, 105 में 7 गए कितने बचे 98 बचे प्लस 7n, प्लस के 98 इधर माइनस के 98, 994 माइनस 98 बराबर 7n। भाई 994 में से 98 कितने बचे 896 बचे। 14 में से 8 गए 6 और इधर रह गए 8, 18 में से 9 गए 9 और इधर गए 8। 896 बराबर 7n। अब n का मान निकालेंगे तो 896 के बटे में जाएंगे 7। n बराबर 7 ही कम 7 बचा 1, 19, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। इसका मतलब 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कटेंगी, सॉरी 7 से कटेंगी और 3 अंकों की हैं, यानी कि 100 से ऊपर और 1000 से नीचे। ये 100 से लेकर 999 तक 128 संख्याएं हैं जो हमारी 7 से कटेंगी। इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो थोड़ा रिपीट कर लें। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखें। अगला सवाल है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। देखो कितने गुणज हैं या कितनी संख्या है इतने से विभाज्य है, बात एक ही होती है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह सवाल है। देखें 10 और 250 के बीच 4 के गुणज का मतलब है 4 किसे किसे डिवाइड कर सकता है, भाग कर सकता है।
10 को तो भाग करेगा नहीं, 11 को भी नहीं करेगा, 12 को करेगा। तो 12 से शुरुआत करते हैं, फिर 12 के बाद 16 को करेगा, 16 के बाद 20 को करेगा, ऐसे डॉट 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 करते रहेंगे। और लास्ट में हमारा 250। भाई 250 को तो 4 से भाग हुई नहीं, और 250 से अगर हम आगे जाना नहीं है, पीछे रहना है, तो 248 है जो 4 से कटता है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। इसको भाग करेंगे, अगर शेष आता है उसे घटा देंगे, और इसको भाग करेंगे, जो शेष आता है उसे 4 के बराबर करेंगे। यानी कि कुल मिला के a बराबर आ गया हमारा 12 और d बराबर आ गया 16 माइनस 12। तो कुल मिलाकर d बराबर आ गया 4 ही आएगा, ये हर बार 4 बोल रहा है ना पहाड़े में। और लास्ट पद है हमारा 128। लास्ट पद की कहानी मैंने बताई थी, अब इसमें कितने कितने गुणज है या कितने पद है ये हमें बताना है। तो चूंकि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखें यहाँ इसका मान l का मान 248 है। l का मान यहाँ 248 रखेंगे, बराबर a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान है आपका ये 4। तो 248 प्लस के 12 जलाएंगे माइनस के 12 बराबर 4 के अंदर गुणा करेंगे 4n माइनस 4 एकम 4। 248 से 12 गए 236 बचे, माइनस के 4 इधर आए प्लस के 4, फिर 4n, 236 और 4 240 हुई, और बराबर फिर 4n। अब देखो n का मान निकालते हैं, तो जो गुणा की चीज होती है बराबर में लिखी होती है वो बटे में आ जाती है। n बराबर 240 बटे 4, तो 4 छंग 24, n बराबर आ गया आपका 60। इसका मतलब 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 250 के बीच 4 से भाग होंगी, या गुणज कह दें या भाग कह दें, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखें, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी कि एक श्रेणी ये है 63 65 67 डॉट डॉट आगे को, और 3 10 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि देखो ये श्रेणी देखो तेज बढ़ रही है, 3 10 17 यानी कि 7 बढ़ रही है, और ये 63 65 दो दो करके बढ़ रही है। तो जब ये आगे जाकर जब चलेगी तो कहीं ना कहीं जाकर इसका कोई एक ऐसा मान आएगा कि दोनों के आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सा मान है जो दोनों के लिए बराबर होगा? तो देखें, देखो पहले हम पहली श्रेणी देखते हैं। माना n पद जो होगा दोनों को बराबर है, इसमें कह दिया n पद, तो पहली वाली श्रेणी है, यानी कि पहली श्रेणी है हमारी। देखो पहली श्रेणी है 63 65 67 डॉट डॉट। तो इसके लिए हम a1 कहेंगे, पहली श्रेणी के लिए a1 बराबर 63 और d1 कहेंगे 65 माइनस 63, यानी कि d1 का मान आया अपना 2। a1 का मान 63 और d1 का मान 2। तो दोनों पहली श्रेणी के लिए 1 कह दिया। अब दूसरी श्रेणी लिखो, दूसरी श्रेणी है 3 10 और 17 ये डॉट डॉट। तो a बराबर यहाँ पर 3 और d का मान पीछे वाली में से जस्ट आगे वाली संख्या घटानी है, इसमें से घटा सकते हैं, बात एक ही है। सॉरी, इसको 2 का हो और इसको 2, दूसरी श्रेणी के अब 7 आया। दूसरी श्रेणी के लिए कितना आया, d2 का मान 7। अब देखो हमने कहा कि nवें पद जो होंगे बराबर होंगे, इसका मतलब यहाँ का हो a' और यहाँ का हो an, यानी कि दोनों के हमने कह दिया nवें पद जो है बराबर होंगे। तो इसका क्या होगा, देखो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, और इसका a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। भाई ये इसलिए कर रहे हैं हम, nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो पहली श्रेणी है तो 1 लिखेंगे, और इसमें भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो दूसरी श्रेणी है तो 2 लिख दिया हमने। अब देखो a1 का मान कितना, a1 का मान है 63 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n का मान निकालना तो इसका कोई छेड़छाड़ नहीं, और d1 का मान है 2। a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3 प्लस फिर n माइनस 1 और d2 का मान है 7। देखो एक काम करते हैं, इसके अंदर गुणा कर लेंगे, तो 63 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 की n से गुणा करेंगे 2n माइनस 2 एकम 2। देखो 3 प्लस 7 की n से गुणा करेंगे 7n माइनस 7 एकम 7। अब n वाले एक तरफ और बिना n वाले एक तरफ, देखो 63 में 2 गए, 61 प्लस 2n हो गया, ये तो बराबर इधर 7 में 3 गए, देखो 7n माइनस 7 में 3 गए तो भाई माइनस के 4 बचे। माइनस के 4 आप इधर ले आए और प्लस के 2 उधर ले जाए। माइनस के 4 जब इधर आएंगे तो प्लस के 4, और 7n जब उधर जाएंगे तो 7n की जब उधर जाएंगे 2n तो माइनस पे जाएंगे। 61 और 4 65, और 7 में से 2 गए 5n, तो n बराबर भाई 65 बटे 2। कुल मिला के n बराबर 65 बटे 5 ही वाले 5।
13 पंजे 65, n बराबर आ गया 13। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली श्रेणी का 13वां पद और इस वाली श्रेणी का भी 13वां पद, ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों पद जो है 13 में बराबर होंगे। कभी कभी सवाल में कहता है कि वो पद कौन सा है जो बराबर होगा, तो आप 13वां पद निकालना a + 12d करके, तो आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सवाल अगला सवाल है 16वां, वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद तो 16 है और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद कितना है? 16। देखें लाइन टू लाइन समझे, यहां है तीसरा पद 16, तो हम लिख सकते हैं a3 बराबर 16। ठीक है, a3 बराबर 16 को हम और लिख सकते हैं क्या? a3 को हम a + 2d और बराबर 16 और समीकरण नंबर 1 भी कह देंगे इसको। यहां तक क्लियर है? और फिर क्या कहा है? 7वां जो पद है, यानी कि जो 7वां पद है a7 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि a5 से 12 अधिक है। यानी कि 5वें पद में अगर हम 12 जोड़ दें, अधिक है तो अधिक का मतलब है जोड़ना, कम का मतलब घटाना होता है। तो 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद में जब हम 12 जोड़ेंगे तो वो 7वें पद के बराबर हो जाएगा। तो अधिक वाले में जोड़ते हैं, कम वाले में घटाते हैं, गुना वाले में गुणा कर देते हैं। तो a7 को लिख सकते हैं हम a + 6d बराबर a5 को a + 4d और प्लस 12। बिल्कुल जो जो दे रखा है ऐसे ऐसे करेंगे। देखो a से a कट सकता है, दोनों प्लस की हैं, बराबर में है 6d माइनस प्लस के 4d कराएंगे माइनस 4d बराबर 12 प्लस के 6d में से 4d गए 2d बचे भाई, तो 12। अब d का मान निकालेंगे तो 12/2 ये वाले 2 छिक्का 12, d का मान 6, d का मान 6 आ गया। अगर a का मान और मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, श्रेणी पूरी बना सकते हैं। तो a का मान हम निकालो, तो a का मान हम रखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट से निकालेंगे, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? a + 2d बराबर 16, d का मान 6 बराबर 16, 6 दूनी 12 बराबर 16। a बराबर 16 में से ये माइनस के 12 प्लस के इधर जाकर माइनस पे जाएंगे, तो a बराबर हो जाएगा भाई 4। कुल मिला के सवाल ये आया कि a का मान तो आ गया प्रथम पद 4 और दूसरा b का मान आया हमारा 6। तो अब श्रेणी बना देंगे। देखो पहला पद क्या हो गया? 4, 4 में 6 जोड़ो 6 4 10, 10 6 16, 16 6 22, ऐसे ही श्रेणी बनती जाएगी। आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप a + d a + 2d a + 3d करके निकाल लो, वरना सिंपल है आपका कि आप पहला पद 4, 4 में 6 जोड़े 10, फिर 6 जोड़े 16 22, ऐसे बनते जाएगा। तो आपका ये सवाल क्लियर हो गया। इसके बाद अगला सवाल देखें अगला सवाल देखें 3 8 13 ... 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा सवाल मोस्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या है इसमें? अंतिम से कहिए। देखो अगर कहता 20वां पद ज्ञात कीजिए तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, a + 19d लगा के हम अपना सवाल कर लेते। लेकिन अंतिम से जब कह दिया तो देखो अंतिम से इसे सॉल्व करने के तो कई सारे तरीके हैं, और तरीके थोड़े बड़े हैं। आप सिर्फ एक चीज याद कर लीजिए। देखो इसमें आप ये देखिए, इसमें d का मान निकालो पहले, तो चलो a का लिख लो, a बराबर 3 और d का मान पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाया, d बराबर आ गया भाई 5। और ये क्या होता है हमारा लास्ट पद कितना? 253। बिल्कुल सही। और अंतिम से हमें 20वां पद निकालना है, तो हम कह देंगे n बराबर हो गया भाई 20। अब आप बिल्कुल अंतिम से पद निकालने का सूत्र लिख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल अंतिम से पद निकालने का सूत्र देखो क्या होता है? an बराबर n माइनस n माइनस 1 इंटू d। बिल्कुल ही सिंपल सूत्र है, आप किसी चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के पहले और भी तरीके हैं कि n का मान निकालो, फिर वहां से पीछे से श्रेणी गिनो, उसको घटाओ, अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। an बराबर यानी कि जो हमें मान निकालना है l माइनस n माइनस 1 इंटू d कर दीजिए। देखो an का मान निकालना है, यानी कि a 20 लिख दो, क्योंकि हमें अंतिम से 20वां पद निकालना है। l का मान कितना? देखो 253 माइनस n का मान कितना? 20 माइनस 1 इंटू d का मान 5 ये है। देखो 253 माइनस 19, 20 में से क्या 19 और गुणा 5, तो 253 माइनस 19 पंजे 95। और 253 में से 95 गए, 13 में से 5 गए 8 बचे, 14 में से 9 गए 5 बचे, 158। अंतिम से 20वां पद कितना आया? 158। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैंने ये 158 निकाल के दिखा दिया। वरना इसका एक तरीका ये है, ओरली बता देता हूँ आपको मौखिक, कि आप पहले nवां पद निकालिए, nवें पद के बाद पीछे से आप उसके 19 पद घटाइए, फिर जितने पद आए उतने पद निकाल दीजिए। इस तरीके से ये सवाल तब भी 158 ही आएगा, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है और अलग मेथड है, थोड़ा समझ में नहीं आया। लेकिन आप बस इसको याद कर लीजिए
ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल का मान रखें, एन का मान रखें, जो निकालना है डी का मान आराम से आपका निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला सवाल देखें। देखो अगला सवाल है 18वां, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24। 8वां पद और 10वां चौथा पद और 8वां पद जोड़ेंगे दोनों कितना आएगा? 24। फिर छठे और 10वें पद, छठा और 10वें पद का योग कितना है? 44। इस एपी के प्रथम 3 पद उठाओ। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे। देखो चौथे और 8वें पदों का योग, तो चौथे पद को लिखते हैं हम a4, योग है तो प्लस करेंगे, और 8वें पद को a8 बराबर कितना है? 24। योग कितना है दोनों का? 24। क्या लिख सकते हैं हम इसको? a प्लस 3d, a4 को है ना, और a8 को a प्लस 7d और बराबर 24। a और a कितना हो गया? 2a, 7d और 3d कितना हो गया? 10d और बराबर 24। हाथों हाथ दो भी कॉमन ले लो यहां से, तो दो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 24। तो 2 से 24 कटेगा 12 बार, तो a प्लस 5d बराबर आ गया आपका 12। आप बिल्कुल एक कंडीशन पहले पूरी सॉल्व कर दो, यानी कि चौथे पद का और 8वें पद का योग 24, चौथा पद a प्लस 3d, 8वां पद a प्लस 7d, a और a 2a, 3d और 7d 10d, एक से समान पद जुड़ गए। अब ये क्या हुआ? दो कॉमन ले लिया, a प्लस 5d बचा, क्योंकि 2 एकम 2 बने 10 और 2 से ये 12 कट गए और ये बच गया आपका। इसके बाद है छठे और 10वें पदों का योग 44। तो छठे को हम लिख सकते हैं a6 और 10वें को a10। पदों का योग कितना? दोनों को पद योग है तो बीच में प्लस दे दिया, तो a प्लस छठे पद को 5d और 10वें को a प्लस 9d। देखो a और a कितना हो गया? फिर 2a प्लस 9d और 5d 14d बराबर 44। यहाँ भी दो कॉमन निकाल काट दो, a प्लस देखो 2 7 14 44 बचा। अब देखो ये दो बाहर गुणा में है तो इससे फिर 22 बार कट जाएगा 2 से 44, तो a प्लस 7d बराबर कितना आया भाई? 22। समीकरण नंबर 2। देखो ये दो समीकरण बन गई। अब आप यहां से जानते हो कि a और d के मान निकल आएंगे और फिर हमारा आसानी से सवाल कर लेंगे। अब देखो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो फर्स्ट है a प्लस 5d बराबर 12 और सेकंड है a प्लस 7d बराबर 22। घटाने पर करेंगे ये कट जाएगा, 7d में से 5d गया, माइनस का 2d बचा, माइनस के 22 में से 12 गए, माइनस के 10 बचे, तो d बराबर आया माइनस का 10 बटे माइनस का 2, 2 पंजे d का मान 5 आया। तो आपको पता है a प्लस 5d बराबर कितना है? 12। ये है, ये कोई सी में भी रख सकते हैं आप आसानी से। आप तो कई सारे सवाल कर लिए, आप समझ सकते हो। बराबर 12, d का मान 5, तो a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर माइनस के 12 सॉरी प्लस के 12 और प्लस के 25 ले जाएंगे माइनस के 25, a बराबर माइनस के 13। वही 25 में से 12 गए तो माइनस के 13 बचे। यहाँ तक मैंने क्या किया है? d का मान लगाया, 25 इधर आकर माइनस के हुए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब a का मान भी है, d का मान भी है, तो अब हम कोई भी श्रेणी बना सकते। 3 पद बताने शुरू किया, तो देखो पहला पद है हमारा माइनस का 13। अब 5 जोड़ देंगे तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अगर 13 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 8, फिर 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 3। ये 3 पद हमें बताने हैं। कैसे कैसे जोड़े हैं? देखो आप चाहे तो a बराबर कितना? माइनस का 13, तो दूसरा पद क्या होता है? a प्लस डी से निकाल लो, तो माइनस के 13 प्लस के 5 बराबर बचा ना माइनस का 8। ये है ऐसे a प्लस 2d होता है तीसरा पद, तो a का मान कितना? माइनस के 13 प्लस 5 गुणा d का मान 2 सॉरी 2 गुणा d का मान 5, 2 ये वाले गुणा d का मान 5 और माइनस के 13 प्लस के 2 बचे 10, माइनस के 3 बचे, तो एक ही आ गया तीसरा पद। ठीक है, इस तरीके से तीनों पद हमने निकाल दिए। ये 18 सवाल हो गए हैं, इसके 2 सवाल और हैं अभी। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को भी। और अगला सवाल देखें अगला सवाल है 19वां। मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा लंबा भी है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको, आप जब सवाल करें तो किताब लेके बैठ सकते हैं, बाकी मैं पढ़ ही रहा हूँ। एनसीईआरटी की मैंने किताब बताई दी है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए है, इंपोर्टेंट है। देखो सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हुआ? यानी कि 1995 में काम स्टार्ट किया और 1995 में काम स्टार्ट कितने से किया है? 5,000 से। तो इसका मतलब शुरू में जो पैसे थे हमारे उनके कितने थे? 5,000 रुपए थे। अब क्या कहा है इसमें? प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो पहले वर्ष 5,000 थे, तो वृद्धि जो हो रही है वही हमारा डी का मान है। डी का मान है हमारा 200 रुपए, क्योंकि प्रथम पद हमारा 5,000 हो गया तो डी का मान हो गया 200 रुपए, क्योंकि 200 रुपए बढ़ रहा है हर बार।
फिर कहा है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते लास्ट में उसका वेतन हो गया 7,000 रुपए में। अब ये किस वर्ष हो गया, बात चल रही है 1995 से स्टार्टिंग की, 1995 से स्टार्टिंग की है, किस वर्ष जाकर 2007 होगा। तो n का मान निकालेंगे, क्योंकि एक n का मान एक n का मान है एक वर्ष के लिए, 2n का मान 2 वर्ष के लिए, 3n का मान 3 वर्ष के लिए। तो देखो n बराबर लिख देंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना 7,000, a का मान कितना 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 200। तो 7,000 माइनस 5,000, 200 की n से गुणा करेंगे 200n माइनस 200 ही कम 200। 7,000 में से 5,000 में 2,000 बचेगी, माइनस के 200 इधर आएंगे प्लस के 200 बराबर 200n। 200 और 2,000 तो कोई 2200 हो गए बराबर 200n। अब n का मान निकालोगे आप तो 2200 के बटे में जाएंगे ना ये 200, तो 2 जीरो कट गया, 2 से 11 बार कट जाएंगे, n बराबर कितना आया 11। अब बात ये बनी कि 11 साल बाद उनके, यानी कि 11 साल बाद जो है उनके पैसे 7,000 हो जाएंगे। तो अभी 1995 में उन्होंने ज्वाइन की थी, तो 11 साल बाद जोड़ दो 6, यानी कि 2006 में जो है उनके पैसे 7,000 हो जाएंगे। ठीक है, सवाल को मैंने लिखा नहीं है, किताब से ही पढ़ के आपको सॉल्व कर दिया है। 5,000 से स्टार्टिंग की, 200 रुपये बढ़ रहा है तो डी का मान, और अब 7,000 कितने साल हो जाएंगे, तो लास्ट में हमारे 7,000 है तो 7,000 एल हो गया। डी का एन का मान निकला 11 सालों में 7,000 होंगे, तो 11 साल जोड़ दी 1995 में, यानी कि 2006 में जाकर उनके 7,000 हो जाएंगे। देखिए लास्ट सवाल है, इसके बाद अगला सवाल देखें। इसके बाद लास्ट सवाल है ये 20वां सवाल। बाकी की प्रश्नावलियों के मैं सवाल लिखूंगा, ये लास्ट में मैंने 2 सवाल ले लिखे क्योंकि बड़े थे, थोड़ी जल्दी है। देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में कितनी की, शुरू में 50 रुपए की बचत, तो ए बराबर हो गया हमारा 50, ये ए का मान है। फिर कहा है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, यानी कि हर बार 17.5 रुपए बढ़े हैं। तो देखो जो बढ़ता जाता है वही हमारा डी होता है, तो डिफरेंस जो हो गया 17.5, तो इसका मतलब डी का मान हो गया हमारा ये 17.5, 17.5 रुपए बढ़ते जाते हैं। 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतने 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है। तो एन का मान, यानी कि 90वें सप्ताह में, तो एन का मान ज्ञात करना है, तो 90वें सप्ताह में जाकर उसकी ए एन, यानी कि 90वें सप्ताह में जाकर 207 रुपए 50 पैसे हो गई। ए एन मतलब लास्ट में 90वें सप्ताह में जाकर, एन पद ये है ना, ए एन बराबर 207 रुपए 50 पैसे हो गई 90वें सप्ताह में। देखो हम ए एन भी लिख सकते हैं और इसकी जगह एल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों बिल्कुल। तो देखो ए एन, यानी कि 90वें सप्ताह में जाकर 207 रुपए 50 पैसे हो गई, तो हमें एन का मान बताना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो ए एन का मान 207.50 पैसे, ए का मान 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 17 रुपए 50 पैसे। तो 207 में से देखो 207 रुपए 50 पैसे बराबर 50 प्लस देखो 17.5 की एन से गुणा करेंगे 17.5 एन माइनस 17.5 ही कम 17.5, इसकी से गुणा करेंगे फिर इसकी से। अब 207.50 पैसे बराबर देखो 17 रुपए में 50 रुपए में से 17.5 में कितने बचे, ये 50 रुपए है, 17.5 तो 22.5 बचे, 22.5 देखो 5 और 5 10 का 0, 2 7 2 10 का 0, 2 और 1 4, यानी कि 32 रुपए, सॉरी 32 रुपए 50 पैसे बचे प्लस 17.5 एन। यहाँ देखें 50 में से 17.5 रुपए गए, 32.5 रुपए बचे, और 32.5 में फिर प्लस 17.5 है, ऐसे प्लस के 32.5 इधर आएंगे माइनस के 32.5, यानी कि 207.50 पैसे माइनस 32.5 बराबर 17.5 एन। देखो 50 पैसे होता है पैसे क्या, यहाँ तो बचा भाई 0, 7 5 में से 7 में से 2 गया 5 बचा, और यहाँ बचा 20 में से 3 गया 17 बचा, 175 बराबर 17.5 एन। अब भाई ये 175 आ गया और ये 17.5 आया, जब एन का मान हम निकालेंगे तो 175 को भाग कराएंगे 17.5 से। अब एन बराबर देखो पॉइंट डालेंगे ऊपर 0 हो जाएगा, तो 175 से 10 भाग कराएगा ये, तो एन का मान कितना आया 10, यानी कि 10 सप्ताहों में, सप्ताह की बात चल रही है ना, कितने सप्ताहों में, तो 10 सप्ताहों में उसका जो बचत है 207 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके वीडियोस के लिए 10th क्लास का मैथ पूरा कवर करेंगे हम, इसके लिए आप अपने चैनल से जुड़े रहिए, और बीच बीच में हम कंपटीशन के मैथ की तैयारी भी कराते हैं।